लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रह के बारे में। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ग्रह क्या होते हैं। ग्रह वह होते हैं जिनका एक निश्चित कक्षा होती है, निश्चित द्रव्यमान होता है और वो अपनी कक्षा में घूमते वक्त अपने आसपास पड़ोसी क्षेत्रों को साफ करते हुए चलते हैं। अगर आपके पास ये तीन बिंदु जो मैंने आपको बताए हैं, जो तीन चीजें मैंने बताई हैं, अगर किसी भी एक वस्तु में है जो कि अंतरिक्ष में घूम रहा है तो उसे हम लोग। हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया लेक्चर जो कि है लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रह के बारे में। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ग्रह क्या होते हैं। ग्रह वह होते हैं जिनका एक निश्चित कक्षा होती है, निश्चित द्रव्यमान होता है और वो अपनी कक्षा में घूमते वक्त अपने आसपास पड़ोसी क्षेत्रों को साफ करते हुए चलते हैं। अगर आपके पास ये तीन बिंदु जो मैंने आपको बताए हैं, जो तीन चीजें मैंने बताई हैं, अगर किसी भी एक वस्तु में है जो कि अंतरिक्ष में घूम रहा है तो उसे हम लोग ग्रह की परिभाषा में रखेंगे। तो ग्रह जो है हम लोग ने पढ़ लिए थे, कितने प्रकार के ग्रह है वो भी मैंने बता दिया था आपको। मुख्य रूप से उनको दो प्रकार से बांटा जाता है। उनमें से एक होता है आपका जोवियन जो कि गैस से बना होता है और दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल जो कि मुख्य रूप से ठोस चट्टानों से बना होता है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि जो पहले चार सूर्य के पास जो पहले चार आपके ग्रह हैं वो आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में से आते हैं, जिसको हम लोग आप कह सकते हैं आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। तो उनमें से अब हम लोग ग्रह को पढ़ने वाले हैं, उनकी डिटेल को समझने वाले हैं। तो आज हम लोग सबसे पहला ग्रह पढ़ेंगे वो है आपका बुध। तो बुध आपको दिखने में भी अच्छा लग रहा होगा, छोटा सा ग्रह है ये बुध और सबसे समीप ग्रह है किसके? सूर्य के। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है? सूर्य के सबसे समीप ग्रह है ये। सूर्य के सबसे समीप ग्रह कौन सा है? वो है आपका बुध। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये सूर्य के सबसे समीप ग्रह है तो आप मुझे बताइए तो क्या ये सबसे ज्यादा गर्म ग्रह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। ठीक है, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह जो है वो कौन सा है? वो है आपका बुध। क्या ये कथन सत्य है? गलत है, ये कथन गलत है। बोले सर कैसी बातें कर रहे हो भाई, सबसे ज्यादा पास सूर्य के अगर ये है तो सबसे ज्यादा ऊष्मा सूर्य की इसी के पास आनी चाहिए, तो सबसे ज्यादा गर्म यही होना चाहिए। नहीं है, बुध सबसे गर्म ग्रह नहीं है, इसको याद रखिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है बुध जो है, बुध सबसे गर्म ग्रह नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पास कोई वायुमंडल नहीं है। इसके पास कोई वायुमंडल नहीं है। अब जब वायुमंडल ही नहीं है तो वायुमंडल से सर क्या होता है? तो वायुमंडल, इसके पास कोई वायुमंडल नहीं है, इसको ध्यान से समझिएगा, यहां लिख दे रहा हूं मैं, नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि सर वायुमंडल से क्या होता है? वायुमंडल से क्या होगा? भाई वायुमंडल में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की गैसें होती हैं और ये जो वायुमंडल है इनमें अलग अलग प्रकार की गैसें होती हैं, अलग अलग प्रकार की गैसें, अलग अलग प्रकार की गैसें होती हैं जो कि ऊष्मा को संचालित करने के लिए आवश्यक होती हैं। क्या बोला मैंने? अलग अलग प्रकार की गैसें जो ऊष्मा को संचालित करती हैं, जो ऊष्मा को संचालित करती हैं, या लिख सकते हैं को अवशोषित करती हैं, अवशोषित करती हैं। ठीक है, आया समझ में चीज? और जब ये है ही नहीं तो भाई सीधी सी बात है, जो ऊष्मा आएगी वो ऊष्मा यहां ठहरेगी नहीं और एक जगह पर तो बहुत ज्यादा तापमान होगा पर दूसरी जगह बहुत न्यूनतम तापमान होगा। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं, देखिए ध्यान से। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये आपका सूर्य है, ये है आपका सूर्य, ठीक है, और ये जो दूसरा हिस्सा हम देख रहे हैं, दूसरा हिस्सा आपका ये वाला हिस्सा, ये है आपका बुध। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो हिस्सा है, कौन सा हिस्सा? ये वाला हिस्सा, आधा हिस्सा, ये तो खूब ज्यादा तापमान यहां पर देखने को मिलेगा, आपको खूब ज्यादा तापमान देखने को मिलेगा। पर इसके पीछे वाला जो हिस्सा है, क्योंकि यहां पे तापमान क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि सीधी ऊष्मा सूर्य की इस पे पड़ रही है, पर इसके पीछे वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, ये बहुत ज्यादा ठंडा होगा और बहुत ज्यादा ठंडा भी है। और याद रखिएगा इसकी जो घूर्णन होती है वो भी बहुत धीमे होती है, मतलब ये अपने अक्ष पर बहुत धीमे घूमता है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, बुध अपने अक्ष पर बहुत धीमे घूमता है, बहुत धीमे घूमता है। ठीक है, आया समझ में चीज? और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि एक हिस्सा तो बहुत ज्यादा गर्म होता है परंतु दूसरा हिस्सा उतना ही ठंडा भी होता है। पहला हिस्सा बहुत ज्यादा गर्म है और दूसरा हिस्सा बहुत ज्यादा ठंडा है, इसलिए ये गर्म भाग है और ये आपका शीत भाग है। तो इसलिए इसका जो औसतन तापमान होता है वो आपका सामान्य हो जाता है। कैसा हो जाता है? सामान्य तापमान हो जाता है। और इसीलिए ये सबसे नजदीक होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा कह सकते गर्म ग्रह नहीं है। तो आप क्वेश्चन आता है कि सर सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, पर उससे पहले कुछ चीजों को देख लीजिए ध्यान से। देखिए ध्यान से, सबसे पहले जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि इसकी जो सूर्य के इर्द गिर्द जो परिक्रमा काल है वो कितना है? 88 दिनों का है, 88 दिनों का है। और बुध जो है 58 दिनों में एक चक्कर लगाता है अपने अक्ष पर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कितने? 58 दिनों में, मतलब हमारे जो पृथ्वी है वो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है और ये चक्कर लगाने में लगभग 58 दिन लगा देता है। मतलब पृथ्वी में जो 58 दिन होते हैं ना, उतने की बात हो रही है।
और इसका जो वर्ष है वो सबसे छोटा होता है। वर्ष छोटा होने का मतलब क्या हुआ, याद रखेंगे, वर्ष छोटा होने का मतलब ये पूरा जो एक चक्कर लगाता है, क्योंकि इसकी जो कक्षा है वो बहुत छोटी है, इसलिए इसका जो आपका परिक्रमण काल है वो भी बहुत कम है, और इसलिए इसका जो एक वर्ष है वो भी बहुत कम है। सबसे छोटा एक वर्ष अगर किसी का है तो वो किसका है, वो है आपके बुध का। कोई डाउट यहां तक आ रहा है समझ में? चलिए, तो ये चीजें आपको पता चल गई। अब जो दूसरा प्लैनेट आ रहा है वो है शुक्र। आप पूछ रहे थे ना कि सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है सर, तो आपके सामने है वो ग्रह जो सबसे ज्यादा गर्म है। ये ग्रह जो है इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं सबसे गर्म ग्रह। क्या बोलते हैं? सबसे पहला तो हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वो कौन सा है, वो यही है, ठीक है। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है, यही है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सौरमंडल का, ठीक है, का जो इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। क्या बोला? इवनिंग स्टार भी कौन सा है, वो यही है। इसको सांझ का तारा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सांझ का तारा। सांझ का तारा कौन सा है? सांझ का तारा, सांझ का तारा है आपका शुक्र, ठीक है, याद रहेगा ये चीज। तो सांझ का तारा है आपका शुक्र, और इसके साथ साथ पृथ्वी की जुड़वा बहन भी है ये। पृथ्वी की, इसको यहां ना लिखकर इसको आगे लिखते हैं, जिससे कि इसमें जगह हो जाएगी इसको एक्सप्लेन करने में कि क्या भाई क्यों इसको बोलते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन। पृथ्वी की जुड़वा बहन। पृथ्वी की जुड़वा बहन जो है वो कौन है, तो ध्यान रखिएगा, वो भी आपकी शुक्र है। अब क्वेश्चन आता है कि ये सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कैसे है। पहला क्वेश्चन तो यही आएगा ना कि सबसे ज्यादा गर्म ग्रह सर ये कैसे है। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो वायुमंडल है वो सल्फ्यूरिक एसिड से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? आपके तेजाब से बनी है, ठीक है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और ये गर्म ग्रह क्यों है? क्योंकि इसकी जो वायुमंडल है, ठीक है, वायुमंडल जो है वो ऊष्मा को अवशोषित करती है, ऊष्मा को अवशोषित करती है, अवशोषित करती है। आया समझ में? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या? दूसरी चीज ये कि इसकी जो वायुमंडल है वो किससे बनी हुई है? वो बनी हुई है H2SO4 से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? H2SO4 से बनी हुई है। इसकी जो बादल है वहां पर H2SO4 मतलब वहां तेजाब की जो है वर्षा देखने को मिलती है। आ रहा है समझ में ये चीज? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार कहते हैं और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, ठीक है। सुबह जो पहर होती है उसका जो तारा है वो भी यही है, और सांझ का तारा भी यही है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कैसे है। क्योंकि जुड़वा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह ग्रह जो है, यह ग्रह द्रव्यमान में, ठीक है, आकार में और अन्य वस्तुओं में क्या है? अन्य वस्तुओं में क्या है? ये पृथ्वी के समान है। क्या है ये? पृथ्वी के समान है। आया समझ में ये चीज? कोई डाउट यहां तक? तो ये आप लोगों को पता होना ही होना चाहिए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो शुक्र का मेघ क्षेत्र नारंगी रंग का होता है। कैसा होता है? मेघ क्षेत्र जो है वो कैसा होता है? वो नारंगी रंग का होता है। इसलिए इसको हम लोग नारंगी ग्रह या ऑरेंज ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑरेंज। इसको हम लोग नारंगी ग्रह कह सकते हैं, या फिर सरल भाषा में बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑरेंज प्लैनेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ऑरेंज प्लैनेट। ऑरेंज प्लैनेट, ठीक है। आया समझ में चीज? तो नारंगी ग्रह ऑरेंज प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। इसका परिक्रमण जो है वो पूर्व से पश्चिम होता है। ये बहुत ही खास जो आपको नोट पॉइंट बना के लिखना है कि केवल सौरमंडल में 2 ग्रह हैं, ठीक है। सौरमंडल में आपके केवल कितने ग्रह हैं? 2 ग्रह। सौरमंडल में केवल कितने ग्रह हैं? 2 ग्रह हैं। एक हो गया आपका शुक्र और दूसरा हो गया आपका कौन सा? दूसरा हो गया आपका यूरेनस। यूरेनस मतलब आपका हो गया वरुण, ठीक है, वरुण। तो ये यूरेनस जो है, ये दोनों का जो आपका परिक्रमा होती है, या कह सकते हैं जो परिक्रमण होता है वो कैसे होता है? वो होता है आपका पूरब से पश्चिम, ईस्ट से वेस्ट की ओर होता है। ये याद रखेंगे। ये घूमते कैसे हैं? ईस्ट से वेस्ट की ओर घूमते हैं। बाकी सब कैसे घूमते हैं? बाकी सब आपके वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसका कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। उपग्रह नहीं है या चंद्रमा नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। 96% इसमें क्या होती है? CO2 के कारण शुक्र और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जो मैंने आपको बताया है कि सबसे गर्म ग्रह क्यों है, क्योंकि इसके जो वायुमंडल है उसमें ऊष्मा अवशोषित करने की शक्ति है, और सभी लोगों को पता है कि जो ऊष्मा जो है CO2 सबसे ज्यादा अवशोषित करती है। इसका सबसे धीमा परिक्रमण काल है। सबसे धीमा परिक्रमण काल किसका है? वो है आपका वीनस का। वीनस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्र कहते हैं। 243 डेज का है। तो परिक्रमण काल 243 डेज का है, सबसे धीमा आप कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं अगर बात करूं कि ये जो परिक्रमण काल लिखा हुआ है, असलियत में ये परिक्रमण काल ना होकर ये अपने अक्ष पर, ये दिन नहीं है, ये वर्ष है। ये क्या है? ये आपका वर्ष है। वर्ष नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा परिक्रमण काल ना लिखकर ये घूर्णन काल हो जाएगा। घूर्णन काल मतलब अपने अक्ष पर कितना तेजी से घूम रही है उसकी बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी की अगर हम लोग बात करते हैं तो पृथ्वी सूर्य के तीसरा ग्रह है और सौरमंडल का सबसे घना और 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये आपको पता होना चाहिए। सबसे घना, सबसे ज्यादा घनत्व वाला ये ग्रह है, और
पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। हम इसको पृथ्वी को ज्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि पृथ्वी तो हमारी है ना, हम तो इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में पृथ्वी को ही पूरी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो इसकी आंतरिक संरचना को पढ़ने वाले हैं, इसकी भौगोलिक रचना को पढ़ने वाले हैं, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो अभी बस इतना याद रखिए कि ये नीला ग्रह कहलाता है। पृथ्वी की जो आयु है वो लगभग 4.6 अरब वर्ष की आंकी जाती है। और याद रखेंगे पृथ्वी हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों में से सबसे सघन है। सबसे सघन का मतलब सबसे ज्यादा घनत्व वाला अगर कोई ग्रह है तो वो कौन सा है? वो है पृथ्वी। भाई सीधी सी बात है, वहां जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है, अब पृथ्वी की अगर हम लोग बात करते हैं तो पृथ्वी के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है, वो है आपका चंद्रमा। चंद्रमा क्या है पहले तो आप याद रखिए, चंद्रमा एक प्रकार का उपग्रह, एक प्रकार का उपग्रह। अब बात आती है एक प्रकार का उपग्रह जो है, ये उपग्रह क्या होता है पहले तो यही बता दीजिए सर। ठीक है भाई, बिल्कुल बताएंगे आपको। उपग्रह की अगर हम लोग बात करते हैं तो उपग्रह क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, ग्रह का भी एक छोटा भाग जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं उपग्रह। उपग्रह वो होता है जो कि ग्रह के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, उपग्रह क्या हुआ, वह वस्तु जो ग्रह की परिक्रमा कर रही हो, ग्रह की परिक्रमा कर रही हो। ठीक है, आया समझ में चीज, कोई डाउट यहां तक? तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं कि किस तरीके से मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं कुछ इस तरीके से बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो हिस्सा है ये मान के चलते हैं, ये हिस्सा, और दूसरा एक और, ये पृथ्वी है और ये इसके अंदर है। ठीक है, ये है पृथ्वी, और पृथ्वी के इर्द गिर्द जो है आपको एक हिस्सा देखने को मिलेगा ये। ठीक है, ये हो गया आपका चंद्रमा। ठीक, कोई डाउट यहां तक? ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये है चंद्रमा का। ये अब आप देख सकते हैं कि जो ये चंद्रमा है ये किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, ये घूम रहा है पृथ्वी के इर्द गिर्द। और क्यों घूम रहा है? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसको आकर्षित किए हुए है और ये एक निश्चित कक्षा में घूम रहा है। तो ये है आपका चंद्रमा, जिसको हम लोग एम लिख दे रहे हैं, मून लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्या लिख दे रहे हैं? मून। मून ये क्या है? ये है अर्थ। और ये एक दूसरे के साथ क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण, जो पृथ्वी का जो बल है, पृथ्वी का जो खिंचाव बल है, वो इस चंद्रमा को एक अपने तरफ खींचे हुए है। कोई डाउट यहां तक? अब ये जो चंद्रमा आप देख रहे हैं, चंद्रमा में कुछ धब्बे देखने को मिलते हैं, कुछ सफेद रंग देखने को मिलता है। तो चंद्रमा के दो भाग होते हैं। कितने होते हैं? चंद्रमा के दो भाग होते हैं। एक भाग जो होता है वो होता है आपका डार्क साइड, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका ब्राइट साइड। डार्क साइड और ब्राइट साइड। ब्राइट साइड वो वाला हिस्सा होता है जहां पे सूर्य की रोशनी पहुंचती है, और डार्क साइड वो वाला हिस्सा होता है जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती। ठीक है, आ रहा है समझ में ये चीज? कोई डाउट यहां तक? चलिए, दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि चंद्रमा का एक और नाम जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बहुत ही खास नाम है। चंद्रमा को हम लोग क्या बोलते हैं? चंद्रमा को यहां लिख देता हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म ग्रह। अब ये जीवाश्म ग्रह क्यों बोलते हैं, इसको ध्यान समझिएगा। जीवाश्म ग्रह कहने का तात्पर्य बस इतना है कि जीवाश्म का मतलब यहां पर ये है कि भाई जो चीज यहां पड़ी है वो वैसी की वैसी ही पड़ी रहती है। तो क्या मतलब हुआ? क्योंकि चंद्रमा की कोई वातावरण नहीं है, कोई वायुमंडल नहीं है, ठीक है, कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहां कोई अपर्दन नहीं होता, कोई अपर्दन नहीं होता। ठीक है, आया समझ में ये चीज? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर मैं लिखा क्या है, ये क्या लिखा है? यहाँ कोई वायुमंडल नहीं तो यहाँ कोई अपर्दन नहीं होता। हाँ, अपर्दन, यस, बिल्कुल सही लिखा है मैंने। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये अपर्दन जो है ना, ये अपर्दन कब होता है? जब आपका कोई हवा, पानी या फिर कोई अन्य वस्तु जो कि लगातार किसी चीज पर टकरा रही हो तो अपर्दन होता है। अब यहाँ पर ना वायुमंडल है, ना हवा है, ना कुछ और है। गुरुत्वाकर्षण भी इसका इतना कम है कि पृथ्वी के 1/6 पर है। मतलब पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसकी तुलना में जो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो 1/6 है ना। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो चीज पड़ी है वो वैसी की वैसी ही पड़ी रहेगी। जैसे मान लीजिए स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं वो क्या करें, वो गए वहां पर और वहां पर उन्होंने अपना जूता जो है वो खो दिया, गिर गए, जूता खुल गया, जूता उन्होंने उतारा नहीं, वहीं रख दिया। अब सैकड़ों साल बाद कोई दूसरा व्यक्ति जब वहां जूते जहां पे जाएगा तो देखेगा वो जूता वहीं रखा हुआ, बिल्कुल वैसा का वैसा ही रखा रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां कोई अपर्दन नहीं होगा, कुछ भी उसमें कोई खमी या कुछ भी उसमें हानि नहीं हुई होगी। इसीलिए इसको बोलते हैं जीवाश्म ग्रह। आ रहा है समझे? बिल्कुल कोई चीज जैसी दबी है बिल्कुल वैसी लंबे समय तक दबी रहती है। कोई डाउट यहां तक? चलिए, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। चंद्रमा के अध्ययन को हम लोग कहते हैं सेरोलॉजी। सेरोलॉजी, सेरोलॉजी, ठीक है, सेरोलॉजी। कोई डाउट यहां तक? तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा चंद्रमा के बारे में और क्या बताया जा सकता है? हाँ, चंद्रमा का खुद का भी एक गुरुत्वाकर्षण होता है। ठीक है, इसका जो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण
वो कितना होता है, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 1/6 होता है। तो मैंने 1/6 ऑफ पृथ्वी लिख दिया, तो पृथ्वी जी लिख दिया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, पर इसका जो प्रभाव है वो पृथ्वी पर पड़ता है। पृथ्वी पर जो ज्वार बाटा है वो किसके प्रभाव के कारण होता है, वो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण होता है। तो मैं लिख सकता हूं कि इसके प्रभाव के कारण पृथ्वी पर ज्वार बाटा की घटना होती है, ज्वार बाटा की घटना होती है। ठीक है, आया समझ में एक चीज, कोई डाउट यहां तक? चलिए, तो अब हम लोग अगर बात करें कि भाई चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से इतना दूर है, कितना दूर है, और पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में इसको कितना लगभग समय लगता है, तो लगभग 27 दिन कुछ घंटे लगते हैं, पर अगर हम इसको आमतौर से देखें तो 28 दिन बोल सकते हैं। अब 28 दिन अगर हम लोग बोल रहे हैं तो भाई 4 हफ्ते 28 दिन। और खास बात यह है कि जब पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहा होता है ना, तो इसके पास खुद की रोशनी तो है नहीं, ये उपग्रह है, मतलब इसके पास अपने खुद की कोई रोशनी नहीं है। ग्रह के पास भी अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं रहती और इसके पास भी कोई अपनी खुद की रोशनी नहीं है। तो ये कहां से क्या प्राप्त करता है, रोशनी प्राप्त करता है, तो ये सूर्य से रोशनी प्राप्त करता है। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? तो जब ये सूर्य से रोशनी प्राप्त करता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हिस्से पर इसकी सूर्य की रोशनी पड़ती नहीं है, तो अब पूरे 27-28 दिनों में इसके जो आकार में परिवर्तन देखने को आप परिवर्तन देखेंगे, और कभी छोटा हो जाएगा, कभी आधा हो जाएगा, कभी 1/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा चंद्रमा होता है, क्योंकि जितनी हिस्से पर रोशनी पड़ रही होती है उतना ही हिस्सा यहाँ पर जगमगाता हुआ दिखता है। इसलिए आप देखेंगे कि कभी अमावस्या हो जाती है जब चांद दिखता ही नहीं है, ठीक है, कभी पूर्णिमा हो जाती है जब पूर्ण रूप से सूर्य की जो रोशनी है वो इस पर पड़ रही होती है, जिसको न्यू मून कहते हैं अंग्रेजी में, पूर्णिमा कहते हैं हिंदी में। फिर इस तरीके से आपके अलग अलग तरीके के आकार बनते हैं, किससे संबंधित, चंद्रमा से संबंधित। ठीक है, आ रहा है समझ में चीज, कोई डाउट यहां तक? तो ये दिमाग रखना कि चंद्रमा की अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं होती है। इसके बाद चंद्रमा जो है वो मुख्य रूप से किन किन चीजों से बना हुआ है, तो इसको भी आप थोड़ा समझ लीजिए। ये है सिलिकॉन, लोहा, मैग्नीशियम आदि तत्व मुख्य रूप से चंद्रमा की सतह पर पाए जाते हैं, इसको हमें याद रखना ही रखना है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं बहुत ही खास ग्रह पे, जिसको हम लोग बोलते हैं मंगल ग्रह। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मंगल ग्रह कहते हैं। और मंगल भाई साहब ये है कि अगर मंगल किसी का भारी है तो गड़बड़ होनी पक्का है। बोलते हैं ना मंगल तुम्हारा भारी है, शनि तुम्हारा भारी है, तो असलियत में ये जो आपके ज्योतिषी जो होते हैं वो असलियत में क्या ग्रह की दशाओं को बता रहे होते हैं। तो मंगल मतलब मार्स, ठीक है, और ये अगर देखा जाए तो सूर्य से चौथे नंबर पर, मतलब सूर्य से जो अलग अलग ग्रह हैं वो चौथे नंबर पर आता है। और इस मंगल ग्रह की अगर हम लोग बात करें तो मंगल ग्रह में आपको ये समझ में आएगा कि इसकी जो परिक्रमा जो है वो काल जो कितना है, वो है आपका 24 घंटे का। कितना? 24.6 घंटे का है। ये परिक्रमा काल की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको दिख रहा होगा काफी कम है। ये परिक्रमा काल जो है घूर्णन काल है। ये क्या है? ये आपका घूर्णन काल है। 24.6 घंटे का क्या है? ये घूर्णन काल है, इसको याद रखेंगे हम लोग। आयरन ऑक्साइड के कारण जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं लाल ग्रह। क्या कहते हैं? लाल ग्रह। इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि आयरन ऑक्साइड यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? आयरन ऑक्साइड। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट है मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिका पर्वत स्थित है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। याद रखेंगे कितना है? लगभग 3 गुना ऊंचा है। मंगल के 2 उपग्रह हैं जिनका नाम है क्या? फोबोस और डेमोस। फोबोस और डेमोस, इनके 2 उपग्रह हैं जो आपको याद रखने हैं। और इसको लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि आयरन ऑक्साइड की वजह से। और सबसे खास बात क्या है कि ये ग्रह ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन की संभावनाएं हैं। तो यह ग्रह, इस ग्रह पर जीवन की संभावनाएं हैं। जीवन की संभावना है। जीवन की संभावना है, तो भाई सीधी सी बात है, क्या है जीवन की संभावना उसको भी जरा देखिए। क्यों है जीवन की संभावना, इसको भी समझिए। जीवन की संभावना इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा CO2, यहाँ पर आपको मिलेगा नाइट्रोजन, यहाँ पर आपको मिलेगा हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पर आपको जो तापमान है, यहाँ पर आपको जल के अवशेष भी मिलते हैं। जल के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में एक चीज? कोई डाउट यहां तक? तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस ग्रह में जीवन की संभावनाएं क्यों की जा रही हैं। क्योंकि भाई जीवन के लिए 3 चीजें चाहिए। तापमान में एक तरीके से संतुलन जो कि CO2 कर देगा, इसके साथ साथ जल की जरूरत होती है, और H2 जो कि हम लोग आराम से H2O से क्या बना सकते हैं? H2O से हम लोग ऑक्सीजन जो है वहां पे स्थापित कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वहां पे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन भी जरूर होगी। तो ये स्थापित करता है कि भाई यहाँ पर जीवन होने की संभावनाएं हैं। और इसीलिए भारत ने अपना एक उपग्रह यहाँ भेजा था, या कह सकते हैं भारत ने एक यहाँ यान भेजा था, और उसको उस तरीके के मिशन को हम लोगों ने क्या बोला था? उस मिशन को हम लोगों ने बोला था मंगल मिशन या मंगलयान कहा गया था। मंगलयान जो है वो क्या खास है? उसकी खास बात ये है कि ये जब भारत ने भेजा था तो उससे पहले एशिया में किसी व्यक्ति ने या किसी देश ने यहाँ तक पहुँचने की जरूरत तक नहीं की थी। तो भारत जो है वो एशिया का पहला देश बना था जो मंगल तक पहुँचा था। भारत इस मिशन के बाद पहला देश बना था, पहला एशियाई देश बना था, एशियाई देश बना था जो मंगल तक पहुंचा था, मंगल तक पहुंचा था। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस मिशन का नाम आमतौर से मंगलयान बोला जाता है, परंतु उसके मिशन का नाम था MOM, मार्स ऑर्बिटल मिशन। कोई डाउट यहां तक? आ रहा है समझ में चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका
बृहस्पति, बृहस्पति की जब हम लोग बात करते हैं तो बृहस्पति जो है उसकी घूर्णन गति सबसे ज्यादा होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो घूर्णन गति अगर हम लोग बात करें तो केवल ये 10 घंटे लेता है अपने एक चक्कर को पूरा करने के लिए। बृहस्पति जो सौरमंडल का सबसे बड़ा, सौरमंडल का सबसे विशाल या सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, सबसे अधिक क्या है इसमें, सबसे अधिक इसके पास उपग्रह है, तो इसको भी याद रखेंगे। सबसे अधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है वो कौन सा है, वो है आपका बृहस्पति, ठीक है, कौन सा है वो, बृहस्पति। तो सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह, और कितने हैं टोटल उपग्रह, 92, कितने हैं 92। उसके बाद शनि के हैं, तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा बृहस्पति के हैं और उसके बाद शनि के हैं। अब ध्यान समझिएगा, कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर अभी शनि के हैं, नई डिस्कवरी हुई है। हाँ ध्यान समझिएगा इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2010 तक की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज्यादा उपग्रह किसके थे, बृहस्पति के, किसके थे, बृहस्पति के। फिर 2016 और 17 में, बल्कि 2016-17 नहीं 2018-19 में एक डिस्कवरी हुई जिसमें बताया गया कि शनि के जो उपग्रह हैं वो कितने हैं, 82। और इस समय इन भाई साहब कितने थे, इनके थे टोटल आपके 68 थे, ठीक है, तो लगभग इसके 82 हो गए। फिर उसके बाद एक डिस्कवरी हुई जिसमें बृहस्पति के बताया गया कि भैया इनके 68 नहीं 79 है। और अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो उसके बाद फिर बताया गया कि इनके कितने हैं, इनके 80 हैं। और फिर उसके बाद अभी लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट 2022 की अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी डिस्कवरी हुई है जिसमें इन्होंने कहा कि भाई 12 और नए, ठीक है, 12 नए उपग्रह मिले हैं। तो 12 नए उपग्रह मिले हैं तो सीधी सी बात है इसकी संख्या कितनी हो जाती है, इसकी संख्या 80 + 12 वो कितनी हो जाती है, 92 हो जाती है। आया समझ में एक चीज, कोई डाउट यहां तक, चलिए। तो सबसे तेज अगर देखा जाए तो अपनी धुरी पर घूमने वाला जो ग्रह है वो कौन सा है, वो बृहस्पति है, ठीक है, सबसे तेज घूमने वाला अपना बृहस्पति है। बृहस्पति जो है उसकी जो परिक्रमण काल है उसको भी ध्यान समझ लीजिएगा, वो कितना है, वो है आपका 11 वर्ष 10 महीने। तो परिक्रमण काल और घूर्णन गति में आपको अंतर पता होना चाहिए। घूर्णन का मतलब होता है अपने अक्ष पर खुद से घूम रहा है, वो बहुत तेजी से घूम रहा है, और तेजी से घूमने की वजह से यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, चुंबकीय तूफान देखने को मिलेंगे। तो चुंबकीय तूफान का सबसे बड़ा जो कह सकते हैं स्रोत है वो क्या है, वो है आपका बृहस्पति। बृहस्पति को ही हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं रेड स्पॉट प्लैनेट। क्या बोलते हैं, रेड स्पॉट प्लैनेट कहते हैं। रेड स्पॉट प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लाल रंग के अलग अलग धब्बे पड़े होते हैं। ये देखिए लाल रंग के धब्बे पड़े हुए हैं, उसका कारण क्या है, चुंबकीय तूफान। तो बृहस्पति की अगर हम लोग बात करते हैं तो बृहस्पति में ये जो इसके उपग्रह की जो लिखा हुआ है उपग्रह, ये उपग्रह थोड़ा पुराने लिखे हुए हैं, ये 79 ना होकर अब कितने हो गए हैं, 92 हो गए हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, कोई डाउट यहाँ तक। और इसीलिए इस ग्रह की एक विशेषता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेट रेड स्पॉट। क्या बोलते हैं, ग्रेट रेड स्पॉट, और इसीलिए इसको बोलते हैं रेड स्पॉट प्लैनेट भी इसको कहा जाता है। अब अगर मैं बात करूं तो ये कैसा प्लैनेट है, ये गैसियस प्लैनेट है। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसेस मिलती हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन हो गई, हीलियम हो गई, ठीक है, अमोनिया हो गई, मीथेन हो गई, ये सारी गैसेस आपको इस खास ग्रह में देखने को मिलती हैं। कोई डाउट यहाँ तक, आया समझ में ये चीज। चलिए, तो बृहस्पति जो है, बृहस्पति की एक खास बात और भी है। एक बृहस्पति की खास बात यह है कि सबसे ज्यादा घनत्व अगर इस सौरमंडल में किसी ग्रह का है तो वो बृहस्पति का है। तो इसको भी नोट बना के लिख लीजिएगा, एक बार सवाल पूछा गया था नोट कि सबसे ज्यादा घनत्व नहीं, सबसे ज्यादा द्रव्यमान, सबसे ज्यादा द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है, वो है आपका बृहस्पति। कोई डाउट यहां तक, आया समझ में ये चीज। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां से अब हम लोग का शनि बचा है, अरुण वरुण, ये जो 2-3 आपके ग्रह बचे हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आता है शनि। शनि को हम लोग क्या बोलते हैं, शनि को हम लोग बोलते हैं ये चक्र इसके पास है, और इसको हम लोग बोलते हैं रिंग प्लैनेट। क्या बोलते हैं, रिंग प्लैनेट कहते हैं। इसके पास बहुत सारे चक्र हैं, ये जो चक्र बने हुए हैं ये इसको विशेष बनाते हैं। और हम सभी को पता है कि शनि की कृपा सब पे बनी होनी चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो रिंग है, ये रिंग बहुत ही खास है, और ये केवल एक रिंग नहीं है। विशेषज्ञों वैज्ञानिकों ने बताया है कि ऐसी कितनी रिंग है, ऐसी आपकी कुल 9 रिंग है। कितनी रिंग है, 9 रिंग है, इसको ध्यान रखेंगे। इसकी कुल रिंग जितनी है वो कितनी है, वो 9 है, 9 रिंग्स यहाँ पे मिलती हैं। और ये सेकंड हाईएस्ट उपग्रह वाला, कैसा उपग्रह वाला ग्रह है। मतलब कहने का क्या हुआ कि सबसे ज्यादा उपग्रह तो बृहस्पति के पास है, उसके बाद अगर किसी के पास है तो वो है आपके शनि के पास। शनि के पास अगर देखा जाए तो यहाँ पे उपग्रह की संख्या नहीं लिखी हुई है, मैं लिख देता हूँ। शनि की उपग्रह की संख्या जो है, शनि के उपग्रह की जो संख्या है वो 82 है। अभी वर्तमान में कितनी है, वो 82 है। और शनि के उपग्रहों में जो सबसे फेमस उपग्रह है वो भी मैंने शायद इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो मैं लिख देता हूँ, वो है टाइटन। ठीक है, तो टाइटन बिल्कुल पृथ्वी की तरीके से है, इसलिए ये सबसे खास है। आपको याद रखना, बिल्कुल पृथ्वी के साइज तक का है। तो सोचिए कितना बड़ा ये होगा, और उसके बाद उसके उपग्रह कितने सारे हैं। ठीक है, शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और इसकी जो सूर्य से दूरी है वो 9.537। ये AU क्या होता है, AU का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये एक दूरी की इकाई है। ये क्या है, ये दूरी की इकाई है। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया भी था कि आपकी प्रकाश वर्ष, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पारसेक, ये सब क्या है, ये दूरी की इकाई है, दूरी की इकाई।
ठीक है, कोई डाउट यहां तक? चलिए, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसकी मुख्य विशेषता, इसके चारों ओर एक गोलाकार वलय की उपस्थिति है जो शनि की सतह को स्पर्श नहीं करती है, इसको याद रखिएगा, इसी चक्र को बोला जा रहा है। और शनि के जो चंद्रमा जो है वो कितने हैं, वो है 82, अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पर। और परिक्रमा काल जो है वो कितना है, वो है 29.46 वर्ष। और घूर्णन अवधि जो है वो कितनी है, 10.2 घंटे। तो 10.2 घंटे इसकी है, शनि की है। तो सबसे ज्यादा तेज कौन घूमता है, बृहस्पति, उसके बाद कौन घूमता है, शनि घूमता है। इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर आता है आपका अरुण। अरुण की अगर हम लोग बात करें तो अरुण की जो खोज है वो किसने की थी, वो की थी विलियम हर्शल ने। विलियम हर्शल ने की थी, ठीक है, विलियम हर्शल। विलियम हर्शल ने 1781 में कर दी थी। और ये मीथेन से भरा हुआ प्लैनेट है, ये भी हरा प्लैनेट है। और नेपट्यून जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वरुण को पढ़ेंगे तो वो भी आपका ग्रीन प्लैनेट होता है। पर आईसी प्लैनेट अगर आपसे पूछा जाए तो नेपट्यून को बोलेंगे, ग्रीन प्लैनेट आपको यूरेनस कह सकते हैं। यूरेनस की अगर हम लोग बात करें या अरुण की बात करें, अरुण की खास बात क्या है कि ये पूरब से पश्चिम घूमता है। कैसे घूमता है, पूरब से पश्चिम घूमता है, ठीक। इसका वातावरण सघन्य होता है और इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। और मीथेन गैस कैसी होती है, हरी गैस होती है, इसलिए इसको हरा प्लैनेट भी बहुत जगह पर लिखा देखने को मिलता है। इसके उपग्रह विपरीत दिशा में घूमते हैं और अरुण की धुरी में एक बड़ा झुकाव है। अरुण की धुरी पर एक बड़ा झुकाव है जिससे यह लेटा हुआ, कैसा लगता है, लेटा हुआ प्रतीत होता है। और इसलिए इसे अपनी तरफ से एक ग्रह नाम दिया गया है। कैसा दिया गया है, अब एक वन साइडेड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपनी तरफ से। ये जो हिंदी लिख दी है ये गलत हो गई है, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। ये इसको हम लोग बोलते हैं वन साइड टिल्ट, ठीक है, प्लैनेट। मतलब एक तरफ पूरी तरीके से झुका हुआ है, कुछ ज्यादा ही झुका हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन साइड टिल्ट प्लैनेट कहते हैं। और इसमें उपग्रह कितने हैं, वो उपग्रह हैं 27, और कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आज अगर हम लोग बात करें तो वैसे तो 9 प्लैनेट से, पर अब कितने रह गए, 8 रह गए हैं। और जो आखिरी प्लैनेट है वो कौन सा है, वो है वरुण। वरुण को हम लोग आइस प्लैनेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, आइस प्लैनेट, क्योंकि सबसे दूर है पहली चीज, और काफी ज्यादा ठंडा है, बहुत धीमे चलता है। और इसकी खोज जो हुई है 1846 में हुई है। और इसे कितने उपग्रह हैं, वो है टोटल 14 उपग्रह, और भी बहुत सारे उपग्रह धीरे धीरे मिल रहे हैं। अच्छा, इसमें मीथेन की उपस्थिति के कारण इसे भी हम लोग क्या हो सकते हैं, हरे रंग की वजह से, या हरा रंग का या हरा ग्रह भी इसको कहा जा सकता है। और ये अपनी धुरी पर 16 घंटे घूमता है, 16 घंटे लगते हैं इसे अपने धुरी पर एक चक्कर लगाने पर। पूरा परिक्रमण काल इसका कितना है, 165, मतलब सबसे लंबा परिक्रमण काल अगर किसी का है तो वो है 165 ईयर्स। किसका, वो है आपका वरुण का। किसका है, वरुण का। तो यहाँ पर ये हमारे जो छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन था नेपट्यून या यूरेनस, वरुण, अरुण को लेकर, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या और बचे हैं चीजों को। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अब हम लोगों ने सारे ग्रहों को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोगों के वो चीजें बची हैं, जैसे आपके धूमकेतु बचा हुआ है, जैसे हमें पता होना चाहिए कि भाई तो टूटता हुआ तारा है वो क्या होता है, ठीक है, आपके अलग अलग तरीके की जो राशियां हैं वो क्या होती हैं। तो इन सबको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।